प्रिय छात्रों, इसके पहले वाले क्लास में मंत्रिपरिषद के संबंध में हम लोगों ने चर्चा किया था और उस मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में, उसके बाद से अब जो उप प्रधानमंत्री के संबंध में चर्चा किया था और जो आज की क्लास है उसी मंत्रिपरिषद में आपका महान्यायवादी भी शामिल है। अब आज हम लोग महान्यायवादी के संबंध में चर्चा करते हैं। महान्यायवादी के बाद से हम लोग प्रधानमंत्री के ट्रिक वगैरह के बारे में और प्रधानमंत्री पर जो भी व्यवहारिक क्वेश्चन बनते हैं उन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो आज का टॉपिक आपका है महान्यायवादी। और इस महान्यायवादी को इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल। और ये महान्यायवादी संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो महान्यायवादी संबंधी प्रावधान जो है वो आपका संविधान के अनुच्छेद 76 में दिया गया है। अनुच्छेद 76 में वर्णित है और इसी अनुच्छेद 76 में कई खंडों के रूप में महान्यायवादी के संबंध में उल्लेख किया गया है। अब एक एक अनुच्छेद 76 के खंडों के बारे में चर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद 76(1), अनुच्छेद 76(1) और ये जो अनुच्छेद 76(1) है इसकी योग्यता के संबंध में निर्धारण किया गया है। योग्यता के संबंध में निर्धारण मतलब कि किस व्यक्ति को महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो इसकी 76(1) में ये योग्यता दी गई है कि सर्वोच्च न्यायालय का, एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाला, मतलब ऐसा व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्त होने की योग्यता रखता है। न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है तब राष्ट्रपति उस व्यक्ति को महान्यायवादी के रूप में नियुक्त करेगा। तो 76 का खंड 1 ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को नियुक्त कौन करेगा? तो यहाँ पर नियुक्त कर रहा है कौन? तो राष्ट्रपति। तो इस तरीके से 76 का खंड 1 ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के रूप में नियुक्त करेगा। अब आते हैं संविधान का अनुच्छेद 76 का खंड 2 और इस अनुच्छेद 76 के खंड 2 में क्या कहा गया है कि महान्यायवादी जो होता है वो भारत सरकार का सर्वोच्च अधिकारी होता है। सर्वोच्च अधिकारी। और ये सर्वोच्च अधिकारी किस रूप में होता है? तो ये भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। कानूनी अधिकारी होता है। अब जब ये भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी हो गया तो ये भारत सरकार को क्या करेगा? तो भारत सरकार को विधिक सलाह प्रदान करेगा। विधिक सलाह मतलब अगर भारत सरकार को किसी भी प्रकार के कानूनी परामर्श या सलाह की आवश्यकता होगी तो भारत सरकार किससे कंसल्ट करेगी? तो वो भारत के महान्यायवादी से संपर्क करेगी जो भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी के रूप में माना जाता है। अब आ जाते हैं संविधान का अनुच्छेद 76(3) और इस अनुच्छेद 76(3) में ये कहा गया है कि महान्यायवादी जो होगा वो अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकता है।
यानी कि अनुच्छेद 76 की 3 की व्याख्या में ये कहा जा सकता है कि एजी यानी कि अटॉर्नी जनरल, एजी जो है वो भारत के किसी भी न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार रखता है, सुनवाई का अधिकार रखता है। मतलब भारत सरकार के कहीं पर भी किसी भी कोर्ट में अगर उसके भारत सरकार का मुकदमा चल रहा है या मुकदमे की डेट दी गई है तो अटॉर्नी जनरल भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अपना अधिकार रखता है और भारत सरकार की ओर से रिप्रेजेंट करने का इंटाइटल्ड होता है। अब आते हैं आपका अनुच्छेद 76(4), अनुच्छेद 76(4), और ये जो अनुच्छेद 76(4) है, इस अनुच्छेद 76(4) में इसके कार्यकाल के संबंध में उल्लेख किया गया है, इसके कार्यकाल के संबंध में उल्लेख, और कार्यकाल के संबंध में ये कहा गया है कि एजी अटॉर्नी जनरल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अब प्रसाद पर्यंत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो प्रसाद पर्यंत का शाब्दिक अर्थ होता है कि जब तक चाहे तब तक अटॉर्नी जनरल अपने पद पर बना रह सकता है, जब चाहे तब राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। तो अनुच्छेद 76(4) के अंतर्गत अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल की चर्चा की गई है और इसके कार्यकाल के संबंध में ये कहा गया है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा, और प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक महान्यायवादी को पद पर आसीन रख सकता है, जब चाहे तब वो हटा सकता है। लेकिन जब भी वो ये काम करेगा वो मंत्रिपरिषद के सहायता और सलाह से करेगा। इसके अलावा और कौन कौन से पद हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण किए जाते हैं? तो आपका एक हो गया महान्यायवादी, दूसरा आपका राज्यपाल भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो इस तरीके से ये दो पद जो हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण किए जाते हैं। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 88, और इस अनुच्छेद 88 में महान्यायवादी के संबंध में शक्ति दी गई है। महान्यायवादी को पावर्स कह सकते हैं या शक्ति कह सकते हैं, और शक्ति में ये कहा गया है कि महान्यायवादी, इस पे क्वेश्चन आते भी हैं और अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, अपना विचार रखता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता। तो महान्यायवादी एक ऐसा पद है जो संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, अपना विचार रखता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता। तो इस सारी चीज़ों का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 88 में दिया गया है। तब यहाँ पर अब पॉइंट के रूप में क्या हो जाएगा कि एजी संसद का सदस्य नहीं, संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु क्या कर सकता है? परंतु संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, विचार रखता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता। तो इस तरीके से अनुच्छेद 88 में महान्यायवादी को यह पावर प्रदान किया गया, शक्ति प्रदान की गई है कि महान्यायवादी संसद की सदस्य नहीं होता लेकिन उसके बावजूद संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, विचार रखता है, बोल सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता। तो
इस तरीके से ये हो गया। अब एजी की सहायता के लिए, एजी यानी कि महान्यायवादी की सहायता के लिए, एजी की सहायता के लिए, और एजी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अन्य सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका महान्यायवादी है और ये महान्यायवादी सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य न्यायालय में भारत सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहा है और सेम टाइम पर उसी दिन उसी डेट पर भारत सरकार का सुनवाई करने का किसी अन्य कोर्ट में तारीख पड़ी हुई है, तो एक ही व्यक्ति 2 जगह तो उपस्थित हो नहीं सकता। तो उसी की सहायता करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए उसी का रिप्रेजेंट करने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल, एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अन्य सॉलिसिटर जनरल होते हैं। 2 अन्य सॉलिसिटर जनरल उसकी सहायता करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो इस तरीके से महान्यायवादी की सहायता करने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अन्य सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति भी की जाती है। तो इस तरीके से आपका महान्यायवादी से संबंधी प्रावधान आपका संविधान के अनुच्छेद 76 में दिया गया है और इसी अनुच्छेद 76 में कई खंडों के रूप में उसको विस्तारित किया गया है, जिसके अंतर्गत आपका अनुच्छेद 76(1) जो है उसको योग्यता के संबंध में प्रावधान प्रस्तुत करता है। और योग्यता में ये कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के रूप में नियुक्त करेगा। उसके बाद से 76(2) ये कहता है कि महान्यायवादी जो होता है वो भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, और जब कानूनी अधिकारी सबसे बड़ा हो गया तो वो भारत सरकार को क्या करेगा, तो वो विधिक सलाह प्रदान करेगा। अब अनुच्छेद 76(3) ये कहता है कि महान्यायवादी जो है वो भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार रखता है। अब अगर किसी अन्य न्यायालय में वो सुनवाई कर रहा है और उसी समय पर किसी अन्य न्यायालय में भी भारत सरकार के प्रतिनिधित्व करने की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में महान्यायवादी की सहायता करने के लिए आपका एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अन्य सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है जो महान्यायवादी का रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से 76(3) हो गया। 76(4) में ये कहा गया है, कार्यकाल के संबंध में चर्चा की गई है और उस कार्यकाल में ये कहा गया है कि महान्यायवादी जो होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि जब तक चाहे तब तक राष्ट्रपति, जब तक चाहे तब तक महान्यायवादी अपने पद पर बना रह सकता है, जब चाहे तब राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। उसके बाद से अनुच्छेद 88 में महान्यायवादी के शक्ति के संबंध में उल्लेख किया गया है और ये कहा गया है कि भारत का महान्यायवादी जो है वो भारत के किसी भी जो शक्ति दी गई है वो ये दी गई है कि महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, अपना विचार रखता है, बोल सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आपका ये महान्यायवादी का टॉपिक क्लियर हुआ। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पहला महान्यायवादी किसे नियुक्त किया गया, तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो प्रथम महान्यायवादी के रूप में नियुक्त हुए थे वो थे आपके MC सीतलवाड़। और वर्तमान में अगर पूछा जाता है कि भारत के वर्तमान महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल कौन हैं, तो वर्तमान महान्यायवादी के रूप में इस समय KK वेणुगोपाल कार्यरत हैं। तो इस तरीके से ये आपका महान्यायवादी का टॉपिक समाप्त हुआ। अब मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ। बहुत लोगों को ये पता नहीं रहता है कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मंत्रिपरिषद होती क्या है।
मंत्रिपरिषद होता क्या है। तो ये आपका एक राउंड बन गया, गोला बन गया, और ये क्या हो गया, मंत्रिपरिषद का निर्माण हमने कर दिया। ठीक। और इस मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री शामिल हैं, तो इस मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। पहला क्या हो गया, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। दूसरे श्रेणी में कौन शामिल होता है, राज्य मंत्री। और तीसरे श्रेणी में कौन शामिल होता है, उपमंत्री, उपमंत्री। तो इस तरीके से ये 3 प्रकार के मंत्रियों से मिल करके मंत्रिपरिषद का क्या होता है, गठन होता है। अब इसमें मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए, तो ये आपका 91वां संविधान संशोधन किया गया, 91वां संविधान संशोधन। और 91वां संविधान संशोधन किस सन में किया गया, 2003 में। और इसमें ये कहा गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में क्या प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं, 15% से अधिक नहीं। तो इस तरीके से लोकसभा में जितनी भी कुल सदस्य संख्या है, उस कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं रखी जाएगी। और इस मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री शामिल हैं। पहला आपका कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उपमंत्री। अब इन तीनों का काम क्या है, तो ये जो कैबिनेट मंत्री की श्रेणी में जो भी शामिल होता है वो अपने विभाग का क्या होता है, सर्वे सर्वा, विभाग का सर्वे सर्वा। मतलब जो भी विभाग उसे दे दिया गया है वो अपने विभाग से संबंधित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। राज्य मंत्री की श्रेणी में जो भी मंत्री शामिल होता है वो कैबिनेट मंत्री के सलाह पर कार्य करता है, कैबिनेट मंत्री के सलाह पर। और उपमंत्री की श्रेणी में जो भी शामिल किया जाता है वो कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं, कैबिनेट मंत्री की सहायता। तो इस तरीके से मंत्रिपरिषद 3 प्रकार के मंत्रियों से मिलकर गठित होती है, जिसमें आपका कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। अब इसको उदाहरण के रूप में हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए कि ए नामक एक व्यक्ति है और उस ए नामक व्यक्ति को कौन सा विभाग दिया गया, तो रेल विभाग दिया गया, रेल विभाग। और इस ए नामक व्यक्ति को किस श्रेणी में शामिल किया गया, तो इसको कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया। अब एक दूसरा व्यक्ति बी, और इसे भी रेल विभाग देखने को दिया गया, लेकिन इस बी नामक व्यक्ति को किस श्रेणी में शामिल किया गया, राज्य मंत्री की श्रेणी में शामिल किया गया। अब अगर बी को कोई भी रेल से संबंधित डिसीजन लेना होगा तो वो ए नामक व्यक्ति जो कि कैबिनेट मंत्री की श्रेणी में शामिल है, ए नामक व्यक्ति से सलाह लेकर के ही रेल से संबंधित कोई कार्य करेगा। और ये जो उपमंत्री होते हैं, ये उपमंत्री कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कैबिनेट मंत्रालय की श्रेणी में एक व्यक्ति शामिल है और किसी अन्य व्यक्ति को उपमंत्री की श्रेणी में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में शामिल किया गया है, तो ये यहाँ से इनको आदेश देंगे कि इस तरीके का खाद्य एवं आपूर्ति से संबंधित जो भी फाइल है या जो भी कार्य है उसको पूरा करके तत्काल आप कैबिनेट में सौंप दें।
तो इस तरीके से मंत्रिपरिषद हमारे 3 प्रकार के मंत्रियों से मिलकर गठित होती है। और इस पे क्वेश्चन आता भी है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत ये कहा गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो ये आप मंत्रिपरिषद के बारे में समझ गए। अब हम लोग मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर देखते हैं। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिमंडल में अंतर, यहाँ ऊपर आप हेडिंग के रूप में अंतर और इन दोनों में क्या क्या अंतर होता है। तो अब एक हिसाब से देखा जाए तो मंत्रिपरिषद को हम क्या कह सकते हैं। मंत्रिपरिषद को ये कह सकते हैं कि यह एक दीर्घ निकाय है। दीर्घ निकाय का मतलब क्या हो गया, एक बड़ा निकाय या अंग है। तो पहला अंतर हमारा ये निकल गया कि मंत्रिपरिषद एक दीर्घ निकाय है। दीर्घ निकाय है मतलब मंत्रिपरिषद ये तीनों प्रकार के मंत्रियों को मिलकर गठित हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह एक बड़ा निकाय है। जबकि मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है। एक लघु निकाय है क्योंकि आपका ये सभी मंत्रियों को मिला के मंत्रिपरिषद का निर्माण हो रहा है और इसी मंत्रिपरिषद में से कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कैबिनेट की श्रेणी में शामिल किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों को शामिल किया गया, इस वजह से यह क्या हो गया, एक लघु निकाय हो गया। अब इसमें दूसरा अंतर क्या निकल आएगा कि इसमें मंत्रियों की संख्या लगभग 70 से 80 तक होती है। 70 से 80 तक होती है। जैसा कि यहाँ पे शब्द आया है कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं। तो लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है, 543 है। तो उसी 543 का 15% नियर अबाउट आपका क्या आएगा, 70 से 80 तक होती है। जबकि इसमें दूसरा अंतर क्या निकल आएगा, चूंकि यह लघु निकाय है तो सभी तो इसमें शामिल होंगे नहीं। तो इसमें 15 से 20 मंत्री शामिल होते हैं। अब तीसरा अंतर क्या निकलेगा, तो तीसरा अंतर निकलेगा कि इसमें सभी प्रकार के मंत्री शामिल। सभी प्रकार के मंत्री शामिल। जैसा कि हमने इस डायग्राम में बताया हुआ है कि मंत्रिपरिषद में तीनों प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। तो इस कारण से इसमें सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं जो मंत्रिपरिषद का भाग होते हैं। जबकि इसमें तीसरा क्या निकल आएगा कि केवल कैबिनेट मंत्री शामिल। कैबिनेट मंत्री शामिल। मंत्रिमंडल में केवल और केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। चौथा अंतर क्या निकलेगा, तो चौथा अंतर निकल जाएगा कि सरकारी कार्यों हेतु बैठक नहीं। सरकारी कार्यों हेतु बैठक नहीं। मतलब ये जो मंत्रिपरिषद में जो सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं ये सरकारी कार्यों हेतु बैठक नहीं करते हैं। और इसमें अब क्या हो जाएगा, इसका जस्ट आपका अपोजिट हो जाएगा। और अपोजिट क्या होगा कि सरकारी कार्यों हेतु बैठक हमेशा होती रहती है। मतलब जो भी अगर सरकारी कार्य है या कोई भारतीय राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है तो ये कैबिनेट के मंत्री जितने हैं वो सभी मिलकर के उस सरकारी कार्यों की बैठक तत्काल करते हैं। जैसा कि अभी हमने संडे वाले वीडियो में यूक्रेन और आपका रूस के संबंध में जो युद्ध वगैरह चल रहा था उसी संबंध में नरेंद्र मोदी ने तत्काल एक तरीके से मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जिसके संबंध में विचार विमर्श मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा किया गया। तो इस तरीके से चौथा ये हो गया। और पांचवा अंतर में ये है कि
इसका प्रयोग कई बार, पूरे संविधान में इसका प्रयोग कई जगहों पर मंत्रिपरिषद का किया गया है, कई बार। जबकि इसमें आपका पांचवा अंतर निकल जाएगा कि पूरे संविधान में मंत्रिमंडल का प्रयोग मात्र एक बार किया गया है। और वो एक बार कहाँ किया गया है? तो मात्र एक बार किया गया है अनुच्छेद 352 में। जैसा कि हमने राष्ट्रपति वाले चैप्टर में ये बताया था कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाता है और राष्ट्रीय आपात घोषित करने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सहमति होनी अनिवार्य है। तो इस तरीके से मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग पूरे संविधान में एक बार किया गया है। और वो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो आपका अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया है। तो इस तरीके से आपका मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या हो गया, अंतर आपके सामने प्रस्तुत हो गया। और अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप लोग ले लीजिए और इसका नोट्स वगैरह अपने हिसाब से लिख लीजिए। अब इसके बाद से हम आप लोगों के सामने बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट के रूप में कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का ट्रिक, मतलब जितने भी प्रधानमंत्री हुए क्रम वाइज, कौन कौन प्रधानमंत्री किस सन में कार्यरत हुआ, कितने दिन उसका शासनकाल रहा, इस प्रधानमंत्रियों के ट्रिक को लेकर के मैं अगले क्लास में आता हूं। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो व्यवहारिक रूप में पूछे जाते हैं, जैसा कि हमने राष्ट्रपति वाले में आप लोगों को 20, 25, 30 क्वेश्चन के लगभग मैंने कराया था कि ऐसा राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं व्यवहारिक क्वेश्चन के रूप में होती हैं, जो काफ़ी वनडे के एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट के रूप में मानी जाती हैं। तो और इन सारे व्यवहारिक क्वेश्चन का वर्णन आपको किसी आर्टिकल में नहीं प्राप्त होगा, बल्कि ये आपको अलग से क्या करना पड़ेगा, टेकअप करना पड़ेगा या उसको याद करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आज की वीडियो में इतना ही, और अगले क्लास में मैं प्रधानमंत्री का ज़बरदस्त जोरदार ट्रिक लेकर के आऊँगा। उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर के रूप में प्रैक्टिस भी कराऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।